नमस्कार, स्वागत है आपका राज टीवी। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। मैं हाजिर हूं गोवा और देश की तमाम बड़ी खबरें लेकर। सबसे पहले बात करेंगे 2 अक्टूबर को देश भर में महात्मा गांधी की 156वीं जयंती पर राजघाट और स्थानीय स्तर पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सहित कई शीर्ष नेता सुबह सुबह राजघाट पहुंचे और गांधी जी को पुष्प अर्पित कर उनका स्मरण किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि गांधी जी ने साहस और सादगी को बड़े बदलाव के साथ साधन के रूप में साबित किया और इनकी सेवा भावना व करुणा आज भी समाज को सशक्त करने का मूल आधार है। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संदेश में गांधी जी को अहिंसा, सत्य व सामाजिक समावेश के सिद्धांतों को अपनाने की अपील की और बताया कि उनके जीवन का उद्देश्य अपरिशुद्धता, निष्ठुरता और नशाखोरी जैसी कुरीतियों को दूर करना था। उपराष्ट्रपति व अन्य नेताओं ने भी गांधी जी की शिक्षाओं को लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और लोक संगठनों के संदर्भ में आज के परिदेश से जोड़कर दर्शाया है। विभिन्न राज्यों के नगरपालिकाओं में भी युवा एवं नागरिक संगठनों द्वारा शांति, ग्राम स्वराज और पर्यावरण पर सीमित कार्यक्रम, नेहरू गांधी केंद्रों में परिचय और स्कूलों में निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। समग्र रूप से गांधी जयंती ने एक बार फिर व्यक्तिगत सफलता, सामाजिक उत्तरदायित्व और अहिंसा आधारित परिवर्तन के संदेश को सार्वजनिक चर्चा में लौटाया है। नेताओं के संदेशों में विकास और राष्ट्र निर्माण की बातें भी घुल रही हैं। ऐसा संकेत है कि गांधी के विचारों को समकालीन नीतियों के संदर्भ में राष्ट्रवाद और विकास एजेंडा से जोड़ा जा रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे। विजयदशमी के पावन दिवस पर नागपुर स्थित स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने अपने रेशमबाग मुख्यालय में शस्त्र पूजन और शताब्दी वर्ष का भव्य आयोजन किया। 1925 में संगठन के आरंभ के बाद यह वर्ष उनके लिए ऐतिहासिक है और प्रमुख मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए संघ की दीर्घकालिक यात्रा और राष्ट्र निर्माण के प्रति संकल्प और सामाजिक एकजुटता पर जोर दिया। भागवत ने स्वदेशी उत्पादनों को उपयोग तथा आत्मनिर्भरता, वोकल फॉर लोकल की वकालत करते हुए वैश्विक परिशेष में आर्थिक स्वतंत्रता का महत्व रेखांकित किया। उनके भाषण में जाति धर्म से ऊपर उठकर सामाजिक समरसता की अपील और हिंदू समुदाय में एकता बनाए रखने की बात भी आई है। समारोह में पूर्व राष्ट्रपति और केंद्रीय नेतृत्व के कई गणमान्य उपस्थित रहे। यह दर्शाता है कि संघ के शताब्दी समारोह ने राजनीतिक व सांस्कृतिक दोनों ही विमर्श को अपनी ओर खींचा है। आयोजन में शस्त्र पूजन, सांस्कृतिक प्रस्तुति और सामूहिक परिणाम नैतिकता का मिश्रण था, जिसने पारंपरिक रीति रिवाजों में समकालीन राजनीतिक संदेश का संगम दिखा। मोहन भागवत ने हालिया सुरक्षा मामलों में और सीमा घटना का उल्लेख कर देश की एकता व सुरक्षा को भी अहम बताया। विश्लेषक कहेंगे कि शताब्दी वर्ष पर आरएसएस के संदेशों में सहज राष्ट्रवादी, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक समकेन तीनों तत्व प्रमुख थे, जो आने वाले चुनाव में सामाजिक वार्तालापों पर प्रभाव डाल सकते हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। विजयदशमी के दिन गुजरात के कच्छ जिले में आयोजित शस्त्र पूजन कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को एक बड़ा और कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगर सर क्रीक क्षेत्र में कोई दुस्साहस हुआ तो उसे ऐसा निर्णायक उत्तर मिलेगा जिसे इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। अपने वक्तव्य में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देते हुए बताया कि भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तानी वायु रक्षा तंत्र की बेनकाबी उजागर कर दी। इस तरह के दावों का मतलब सैन्य क्षमता व तत्कालिक जवाब देने की दृढ़ता दिखाता है। राजनाथ सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि सैन्य संचालन का उद्देश्य आतंकवाद को समाप्त करना था, न कि अनावश्यक युद्ध छेड़ना, और भारत ने संयम दिखाया। उनके तेवर से स्पष्ट राजनीतिक संदेश ये भी गया कि सरकार सुरक्षा मामलों में सख्त रुख अख्तियार करने को तैयार है। शस्त्र पूजन समारोह में धार्मिक ऐतिहासिक संदर्भों का उपयोग कर सैन्य नैतिकता तथा युद्ध के औचित्य पर चर्चा भी की गई। रक्षा मंत्री ने महाभारत व रामायण जैसी कथाओं का हवाला देते हुए कहा कि हथियार केवल धर्म व न्याय की रक्षा के लिए है। और अब अगली खबर का रुख करेंगे हम। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित छुन्नूलाल मिश्र का मिर्जापुर में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किराना बनारस घराने के प्रतिनिधि पंडित छुन्नूलाल ने ठुमरी, दादरा, कजरी और भजन जैसे शास्त्रियों का अर्ध लोक शैलियों में एक विशिष्ट पहचान बनाई। उनका गायन बनारस की पारंपरिक रंगत और भावनात्मक गहराई के लिए जाना जाता था। उन्होंने शुरुआती संगीत शिक्षा मुजफ्फरपुर से लेकर वाराणसी के दीर्घकालिक साधना तक अपनी कला को संवारा और 4 दशकों से अधिक समय तक काशी की सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाया। पंडित जी को 2010 में पद्म विभूषण तथा 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये उनके जीवन के प्रतीकात्मक सम्मान है। सार्वजनिक मंचों के साथ साथ ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन और उनकी प्रस्तुतियों भी व्यापक रूप से सराही गई। उनके द्वारा लोकप्रिय
किए गए लोग धुनों जैसे प्रसिद्ध भजन फागुन मास के समय खेले मसाने में होली दिगंबर ने श्रोताओं के बीच गहरी छाप छोड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया और पंडित जी की कला को भारतीय संस्कृति पर अमिट योगदान बताया। वाराणसी में उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही हैं, जहां उनके जीवन और संगीत का गहरा जुड़ाव है। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में पिछले 3 दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन ने इलाके में गंभीर अशांति पैदा कर दी है। रिपोर्टों के अनुसार कम से कम 12 लोग मारे गए हैं, सैकड़ों घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारी जॉइंट आवामी एक्शन यानी JAAC के नेतृत्व में व्यापक हड़ताल व विरोधी यात्राओं कर रहे हैं। JAAC के मुख्य मांगों में आरक्षित विधानसभा सीटों को समाप्त करना है और स्थानीय लोगों दावा करते हैं कि इन सीटों से उनकी राजनीतिक आवाज दबती है और केंद्र का नियंत्रण बढ़ता है। प्रदर्शनकारियों ने बाजार, परिवहन और सरकारी कामकाज को ठप कर दिया। मुजफ्फराबाद में की ओर मार्च जारी रखा और सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष में पत्थरबाजी और कर्फ्यू जैसे कदम देखे गए। स्थानीय प्रशासन ने सख्ती बरती, परंतु हिंसा बढ़ने पर रेंजर्स द्वारा गोलीबारी की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे नागरिकों की जानें गई। पृष्ठभूमि में हालिया हवाई हमले और आतंकी गतिविधियां, विशेषकर खैबर पख्तून में हुई घटनाएं ने स्थानीय नाराजगी को और बढ़ा दिया है। JAAC ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह प्लान D लागू करेंगे, जिससे और बड़ा जन आंदोलन हो सकता है। और अब रुक करेंगे अमेरिका की खबरों का। न्यूयॉर्क के लॉगार्डिया एयरपोर्ट पर बीती रात 2 डेल्टा एयरलाइंस की सहायक कंपनियां एडवर एयर और बॉम्बार्डियर की CRJ 900 मॉडल विमान टैक्सीवे पर टकरा गए। यह घटना उस समय हुई जब एक विमान लैंडिंग के बाद गेट की ओर बढ़ रहा था और दूसरे टेक ऑफ के लिए कटआउट पर था। उड़ान संख्या 5047 शार्टेट से आ रही थी और उड़ान 5155 रोनको के लिए जा रही थी। सोशल मीडिया व पास के यात्रियों द्वारा साझा वीडियो में पंख पर गंभीर क्षति देखी गई। इस हादसे में एक फ्लाइट अटेंडेंट घायल हुआ, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। एयरलाइन ने बताया कि यह धीमी गति की टक्कर थी और यात्रियों को सुरक्षित रूप से निचले स्तर पर उतारकर टर्मिनल तक पहुंचाया गया। कई यात्रियों को होटल तथा वैकल्पिक उड़ानें उपलब्ध कराई गई। अमेरिकी नियामक एजेंसियों और विमान सुरक्षा अधिकारी मिलकर घटना की तकनीकी जांच कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब रुख करते हैं गोवा की खबरों का। गोवा टूरिज्म की दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यानी MIA मोपा पर 2025-26 पर्यटन सीजन का आधिकारिक शुभारंभ रूस के नोवोसिबिर्स्क से आने वाली पहली चार्टर्ड फ्लाइट के स्वागत के साथ हुआ। पर्यटन निदेशक केदार नाइक, ट्रैवल एजेंट, टूरिज्म के प्रतिनिधि और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। राज्य सरकार ने पारंपरिक गोवा स्टाइल में संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से स्वागत किया ताकि आने वाले सत्र में सकारात्मक प्रभाव बना रहे। यह पहल न केवल विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की रणनीति का हिस्सा है, बल्कि स्थानीय कलाकारों व सांस्कृतिक समूहों को मंच व आय का माध्यम भी देती है। पर्यटन निदेशक ने कहा कि इस प्रकार के चार्टर स्वागत समारोह से गोवा की ब्रांडिंग मजबूत होती है और आर्थिक सत्र के दौरान हॉस्पिटैलिटीज एवं सर्विस सेक्टर को लाभ पहुंचेगा। गोवा के होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट और स्थानीय शिल्प उद्योगों को भी उम्मीद है कि पर्यटक प्रवाह से रोजगार व राजस्व दोनों बढ़ेंगे। यह स्वागत समारोह गोवा के पर्यटन वर्ष की सकारात्मक शुरुआत का प्रतीक है। दोनों विदेशी यात्रा रुझान के अनुकूल संकेत देता है। So we are very excited to welcome the first charter flight which is coming from Russia. So the operator from Russia, this is Biblo Globus, is operating 9 flights per week, and this will go on till the month of March. So we are very excited for this season, and we hope to increase this number. There are other flights which will start from the Kazakhstan as well, coming from October 28th, and there are more numbers will come in. So this is a positive start for the season, and I hope Goa will do better this season. Comparing last year, Definitely we will improve on our last year's number. We have already put on our efforts in that direction, be it a Russian market or a market of Kazakhstan or from the Nordic region. So we are expecting more charters this season. अब अगली खबर का रुख करेंगे। दशहरे के पावन अवसर पर कदम्बा ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी KTCL ने अपनी 45वीं वर्षगांठ मनाई। पणजी में मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कदम्बा की पहली बस की पूजा कर समारोह का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कदम्बा को गोवा की लाइफलाइन बताते हुए कहा कि राज्य में लगभग 550 बसें नियमित मार्गों पर सेवा दे रही हैं और ये नागरिकों को जोड़ने में अहम भूमिका निभाती है। कार्यक्रम में परिवहन मंत्री, KTCL के अध्यक्ष तथा
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने डिजिटल मंथली पास के उपयोग को बढ़ाने की अपील करते हुए यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं अपनाने के लिए प्रेरित किया। इससे किराया संग्रह व यात्री सुविधा दोनों में पारदर्शिता बढ़ेगी। कार्यक्रम में वास्को के बस स्टैंड के आधुनिकीकरण के लिए भी भूमि पूजन की घोषणा की गई। यह परियोजना 4 अक्टूबर को आधिकारिक रूप से शुरू होगी और राज्य भर में चरणबद्ध आधुनिकीकरण की योजना का संकेत देती है। अब अगली खबर का रुख करेंगे। खबर यूपी से है, जहां उत्तर प्रदेश के संभल जिले में बड़ी खबर सामने आई है, जहां प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने एक अवैध ढांचे को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। यह मामला असमोली थाना क्षेत्र के गांव राया बुजुर्ग का है। बताया जा रहा है कि यहां तालाब के पास लगभग 10 साल पहले बिना अनुमति के एक मस्जिद का निर्माण कर दिया गया था। भूमि सर्वेक्षण में यह जमीन ग्राम सभा की पाई गई, जिस पर किसी भी तरह का निर्माण प्रतिबंधित है। इस आधार पर प्रशासन ने मस्जिद को हटाने का निर्णय लिया। कार्रवाई के मद्देनजर पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मौके पर भारी पुलिस बल, पीएसी और कई थानों की फोर्स तैनात रही। इतना ही नहीं, ड्रोन कैमरों से भी हर जगह नजर रखी गई। प्रशासन ने स्थानीय लोगों को घरों में रहने की हिदायत भी थी उस वक्त, और इस कार्रवाई से पहले अधिकारियों ने गांव के लोगों के साथ बैठक भी की थी और स्थिति को शांतिपूर्ण बनाए रखने की अपील की थी। जिला प्रशासन का कहना है कि इस अवैध निर्माण को हटाने के लिए 30 दिन पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने स्पष्ट किया है कि पूरे जिले में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई चल रही है और यह मस्जिद तालाब के पास बनी थी, जिससे जलभराव और पर्यावरणीय समस्या भी पैदा हो रही थी। वहीं संभल के एसपी के विश्नोई ने कहा कि मस्जिद कमेटी को पर्याप्त समय दिया गया था। प्रशासन की ओर से साफ चेतावनी दी गई थी, अगर तय समय तक ढांचा नहीं हटाया गया तो इसे प्रशासन स्वयं ध्वस्त करेगा। चूंकि समय सीमा बीतने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया, इसलिए आज यह कार्रवाई की जा रही है। गांव में तनाव की आशंका को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह सतर्क है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद है। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। खबर मुंबई से है, जहां पर दक्षिण मुंबई इलाके में सक्रिय एक हनी ट्रैप गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। वीपी रोड पुलिस ने इस मामले में 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य महिला आरोपी अभी भी फरार बताई जा रही। पुलिस के मुताबिक यह गिरोह संगठित तरीके से व्यापारियों और अन्य लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे वसूली करता था। ताजा मामला जलगांव के रहने वाले 46 वर्षीय व्यापारी को शिकार बनाया है। व्यापारी का अक्सर कारोबार के सिलसिले में मुंबई आना जाना था। हाल ही में वह छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पहुंचा तो स्टेशन के बाहर एक महिला ने उससे बातचीत शुरू कर दी और 500 रुपए में यौन सेवाएं देने की पेशकश की। व्यापारी को फंसाने के लिए महिला उसे टैक्सी से गिराव लेके आई और भारत भवन होटल के पास एक इमारत स्थित एक कमरे में बुलाया। कमरे में पहुंचते ही एक अन्य महिला पहले से ही मौजूद थी। जैसे ही व्यापारी कमरे में दाखिल हुआ, महिलाओं ने उस पर अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद 3 और महिलाएं कमरे में आ गईं और पीड़ित को धमकाने लगी। आरोपी महिलाओं ने उससे जबरन फोन अनलॉक कराया और एक मोबाइल ऐप के जरिए 22,000 रुपए ट्रांसफर कर लिए। यही नहीं, बदनाम करने की धमकी देकर उसके बटुए में रखे 13,000 रुपए नगद भी ले गई। शुरुआत में व्यापारी डर के कारण चुप रहा, लेकिन बाद में हिम्मत जुटाकर उसने 30 सितंबर को वीपी रोड स्थित पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच में ऑनलाइन ट्रांसफर की पुष्टि की और सीसीटीवी फुटेज भी बरामद किया। इसके बाद पुलिस ने माजिदा नूर, सरदार गाजी और रूपा विश्वनाथ दास और नसीमा जमान शेख नाम की 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेश करने जाने के बाद तीनों को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। एक महिला अभी भी फरार है, उसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस का मानना है कि गिरोह ने इस तरीके से कई और लोगों को भी निशाना बनाया होगा, लेकिन सामाजिक बदनामी के डर से कई पीड़ित सामने नहीं आ रहे हैं। जांच में यह भी कहा जा रहा है कि यह गिरोह किसी बड़ी वसूली सिंडिकेट से जुड़ा हुआ हो सकता है। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से है, जहां एक किसान के लिए खुशखबरी आई है। ग्राम रोहनिया में मजदूर गोविंद को जमीन पर 4 कैरेट 4 सेट का उज्जवल हीरा मिल गया। हीरे की अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए से ऊपर बताई जा रही है। गोविंद ने बताया कि वे रोजाना देवी की पूजा करने जाते थे और इसी दौरान यह हीरा उनके सामने आया। उन्होंने इसी देवी की कृपा बताते हुए कहा कि यह उनके भाग्य और ईमानदारी का फल है। गोविंद ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब इस धन से वह अपनी खेती सुधारेंगे, ट्रैक्टर खरीदेंगे और परिवार की जरूरतों को पूरा करेंगे। हीरे को उन्होंने तुरंत पन्ना के हीरा कार्यालय में जमा करा दिया। हीरा विशेषज्ञों का कहना है कि यह हीरा उज्जवल क्वालिटी का है और नीलामी में इसकी कीमत और बढ़ सकती है। पन्ना की हीरा बेल्ट में पहले भी कई मजदूरों की जिंदगी में ऐसे ही हीरा से बदल चुकी है। गोविंद अब उन्हीं भाग्यशाली मजदूरों में सूची में शामिल हो गए हैं। पन्ना हीरा पार्किंग के अधिकारियों ने बताया कि यह हीरा सुरक्षित तरीके से रखवाया जाएगा और नीलामी के बाद इसको उचित कीमत मिलने की संभावना है। गोविंद सिंह अब अपने परिवार के साथ इस
खुशी का जश्न मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह इस धन का इस्तेमाल बच्चों की पढ़ाई, खेती में सुधार के लिए करेंगे। उनका भाग्य और मेहनत की यह कहानी पूरे गांव में चर्चा का विषय बनी हुई है। पड़ोसी और रिश्तेदार भी गोविंद की किस्मत को देखकर खुश हैं और उन्हें बधाई दे रहे हैं। यह घटना एक बार फिर साबित कर देती है कि मेहनत, ईमानदारी और विश्वास इंसान की जिंदगी में अचानक बड़े बदलाव ला सकता है। पन्ना हीरा बेल्ट के मजदूरों की यह खुशी भी कहानी पूरे जिले में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए राज टीवी। नमस्कार।